हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से एनडीसीटी नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर प्लांट में हम लोग कूलिंग टावर का यूज करते हैं। जनरली टू टाइप ऑफ कूलिंग टावर्स आर यूज्ड इन पावर प्लांट। 500 मेगावाट एंड एबव थर्मल पावर प्लांट में जनरली एनडीसीटी जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का यूज होता है, और 250 टू 10 मेगावाट एंड उससे भी कम पावर प्लांट में हम लोग मैकेनिकली ड्राफ्ट कूलिंग टावर का यूज करते हैं। मैकेनिकली ड्राफ्ट में आपका फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, जिसमें आप देखते होंगे कि आपका कूलिंग टावर के टॉप में आपका बहुत सारा सीटी फैंस लगा रहता है। उस फैंस के बेसिस पे हम लोग फोर्स्ड कूलिंग करते हैं या इंड्यूस कूलिंग करते हैं। बट एनडीसीटी में आपका कोई भी मैकेनिकली जो डिवाइस नहीं रहता है, कोई भी आपका फैंस वगैरह नहीं रहता है। इसमें हमको नेचुरली एयर का सर्कुलेशन होता है, तो जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर किस प्रकार से जो कंडेंसेट वाटर आता है, जो कि हॉट कंडेंसेट वाटर होता है, उसको किस प्रकार से ये कूल करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो होता है, रेंज, अप्रोच, आपका इफेक्टिवनेस एंड कूलिंग कैपेसिटी, जिसके बेसिस पे हम लोग कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। नेचुरल ड्राफ्ट में जो मेन कंपोनेंट्स वगैरह होता है, जैसे कि आपका ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स होता है, आपका नोजल्स होता है, आपका फिल्म्स होता है, कहीं कहीं आपका फिल्म्स यूज़ करते हैं, कि स्प्लैश फिल्म्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप ले, मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कमेंट आए थे कि सर मैं आपका मेंबरशिप ले लेता हूँ बट आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, जब आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो हमारे चैनल के जो पावर प्लांट विद राहुल चैनल पे जाएं, और वहाँ पे आपको पोस्ट दिखेगा, पोस्ट पे आप क्लिक करें तो आपको मैसेज में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर लेके कुछ भी अगर डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्यों थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का यूज करते हैं। देखिए, कूलिंग टावर इज एन इसेंशियल पार्ट of the thermal power plant, which cools the hot water comes from the condenser, and it removes the waste heat from the condenser water and release this heat into the atmosphere. इसका मेन जो इंपॉर्टेंस है कूलिंग टावर का, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर NDCT इज यूज्ड टू कूल द हॉट CW वाटर that comes from the condenser so that it can be reused in condenser. फ्रेंड, आप CW का एक साइकिल पढ़े होंगे, मैंने वीडियो CW एंड CW का एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक उस टॉपिक को नहीं देखें कृपया उस वीडियो को देखें, आपको वहाँ पे CW जो कूलिंग वाटर एंड एक्चुअली कूलिंग वाटर का आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक्चुअली फ्रेंड, आपका एक ACW पंप हाउस होता है, जहाँ पे हम लोग फीड पुल से वाटर को प्रेशराइज करते हैं CW पंप के थ्रू, और वहाँ से आपका कंडेंसर में आता है। कंडेंसर का में CW का इंपॉर्टेंस क्या है कि जो आपका LP टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है, उसको हीट को ये रिलीज करता है और खुद ये हॉट वाटर बन जाता है, और इस हॉट वाटर आपका कूलिंग टावर में जाता है, जहाँ पे इस हीट को रिलीज किया जाता है ताकि फिर से इस CW वाटर को हम लोग रीयूज कर सकें, क्योंकि आपका एक साइकिल में ये मूव करते रहता है। आपका CW वाटर क्या होता है, कंडेंसर में आता है, वहाँ पे जो LP टरबाइन का एग्जॉस्ट स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर होता है, उससे आपको हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसको कंडेंस्ड करता है, जो कि आपका हॉट वेल में स्टोर हो जाता है, और ये जो आपका CW वाटर ट्यूब्स के अंदर रहता है, और आपका जो LP टरबाइन का जो एग्जॉस्ट स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर होता है वो आपका सेल साइड में होता है, इसलिए हमको इसको सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका ट्यूब में आपका CW वाटर रहता है, और आपका सेल साइड में आपका LP टरबाइन का एग्जॉस्ट स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर होता है। तो कंडेंसर में क्या होता है कि CW वाटर टेक्स द हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट वाटर एंड स्टीम मिक्सचर से हीट को लेता है, उसको कंडेंस करता है और खुद ये हॉट हो जाता है, और ये जो हॉट CW वाटर जो होता है फिर इसको कूलिंग करना होता है ताकि इसको फिर से हम लोग यूज़ कर सकें। इसको कूलिंग करने के लिए हम लोग कूलिंग टावर में भेजते हैं, और जहाँ पे ये कूल होकर फिर आपका फीड पूल में आता है, फिर हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कूलिंग टावर का, ये कूल द हॉट CW वाटर,
ये हॉट सीडेबल वाटर होता है, उसको ये कूल करता है। तो ये हॉट सीडेबल वाटर कहाँ आता है, कंडेंसर से आता है, ताकि इसको हम इसको फिर से रीयूज कर सकें। तो फ्रेंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जैसे कंडेंसर में देखते होंगे, कंडेंसर में जनरली जो ट्यूब्स रहता है वो 24,400 नंबर ऑफ ट्यूब्स होता है, ये देखते होंगे। और इसमें जो ट्यूब का जो लेंथ होता है वह 14760 mm के आसपास होता है लेंथ, ठीक है। इसमें जो ड्रेनेज फॉर द जो इंक्लाइनेशन एंगल होता है ट्यूब का, ट्यूब आपका हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड पोर्शन में रहता है, और इसका जो इंक्लाइनेशन डिग्री होता है 0.5 डिग्री के आसपास होता है। कंडेंसर में आपका अगर पूरा कंडेंसर देखेंगे फ्रेंड, उसमें आपका 3 जोन है। एक आपका एयर कूल्ड जोन है, एक आपका कंडेंसिंग जोन है, एक आपका हॉट वेल जोन होता है। तो अगर हम लोग देखें कि टोटल जो 24,400 नंबर ऑफ ट्यूब्स में आपका कंडेंसिंग जोन में जो ट्यूब्स रहता है वो आपका 22700 नंबर ऑफ ट्यूब रहता है, 22700 नंबर। और एयर कूल्ड जोन में आपका 1700 के आसपास नंबर ऑफ ट्यूब रहता है। देखिए ये नंबर आपका थोड़ा बहुत वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, लेकिन अप्रोक्सीमेट आपको यही नंबर्स मिलेगा कि जनरली आपका 24,400 नंबर ऑफ ट्यूब्स रहता है। आपका उसमें कंडेंसर में खुद का 2 पार्ट है, एक आपका एयर कूलिंग जोन है, एक आपका कंडेंसिंग जोन होता है, और नीचे आपका हॉट वेल रहता है। हॉट वेल में आपका जो स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर जब कूल हो जाता है तो आपका कंडेंस्ड वाटर हॉट वेल में स्टोर हो जाता है, जहां से आपको सीपी सक्शन लेके फिर उसको रीयूज करते हैं साइकिल में। और आपका ये कंडेंसर का पार्ट होता है जिसमें आपका सीडब्ल्यू वाटर फ्लो करता है। तो इसमें आपका एयर कूल्ड जोन एंड कंडेंसिंग जोन होता है। फ्रेंड इसमें जो आपका सीडब्ल्यू का जो फ्लो होता है, जनरली आपका अगर 500 मेगावाट में अगर 3 सीडब्ल्यू पंप चल रहा होता है तो जनरली आपका 52,000 से 55,000 MQ आपका सीडब्ल्यू का फ्लो होता है। और एसीडब्ल्यू का भी जो फ्लो होता है, आपका एसीडब्ल्यू का यूज कहाँ करते हैं, पीएचई में, जहाँ पे आपको डीएमसीडब्ल्यू वाटर को ये कूल करता है। जनरली इसका देखिएगा फ्रेंड 2900 से 3000 MQ पर आवर के आसपास फ्लो होता है। तो ये दोनों मिलके आपका कूलिंग टावर में जाता है। तो कूलिंग टावर में जो सीडब्ल्यू का जो फ्लो होता है वो जनरली आपका ये दोनों का आप ऐड कर देते हैं तो 58,000 से 60,000 के आसपास आपका सीडब्ल्यू का फ्लो होता है, जहाँ पे आपको सीडब्ल्यू प्लस एसीडब्ल्यू दोनों का कंबाइंड फ्लो जाता है और इसके आसपास आपका फ्लो होता है। इसी में से हम लोग कुछ पार्ट जो होता है वो साइड स्ट्रीम फिल्ट्रेशन के लिए निकाल लेते हैं, कुछ हम लोग ब्लो डाउन के लिए निकाल लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेट आपको इतना 55 से 58,000 के आसपास आपका सीडब्ल्यू का फ्लो होता है कूलिंग टावर में, जहाँ पे कूलिंग टावर क्या होता है इसके हीट को रिलीज करता है और एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। कंडेंसर में आपका 2 कूलिंग जोन है, ठीक है। कंडेंसर में आपका कूलिंग जोन है, एक आपका एयर कूलिंग जोन होता है, एक आपका कंडेंसिंग जोन होता है। एयर कूलिंग जोन में जो नंबर ऑफ ट्यूब्स था, जैसा मैंने आपको बताया कि 1700 के आसपास आपका एयर कूलिंग जोन में नंबर ऑफ ट्यूब्स होता है, और कंडेंसिंग जोन में आपका 22,700 के आसपास नंबर ऑफ ट्यूब्स होता है। तो 2 जोन देने के पीछे रीजन क्या होता है, इसको देखिए कि आपका जो टॉप पोर्शन में एयर कूलिंग जोन होता है और नीचे आपका कंडेंसिंग जोन होता है और उसके नीचे आपका हॉट वेल का जोन होता है। 3 मेन पार्ट है उसका। देखिए एयर कूलिंग जोन क्या होता है कि एयर कूलिंग जोन इज द पार्ट ऑफ द कंडेंसर वेयर द एयर एंड नॉन कंडेंसिबल गैसेस आर कूल्ड एंड रिमूव्ड. It is generally located at the air extraction point of the condenser where the vacuum pump suck this air and non-condensable gases. जैसे आपका वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पंप का जहाँ पे सक्शन रहता है, जिस पॉइंट से आपका सक्शन लेता है उसी जोन को हम लोग एयर कूलिंग जोन कहते हैं, जहाँ पे आपका एयर एंड जो आपका एलपी टरबाइन का जो एग्जॉस्ट स्टीम जब कंडेंस होता है तो वहाँ से कुछ वो नॉन कंडेंसेबल गैसेस को रिलीज करता है। तो इस जोन में आपका एयर एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस को हम लोग कूल करते हैं और वहां से इसको रिमूव करते हैं। इसका मेन इंपॉर्टेंस फंक्शन क्या होता है कि इट कूल द स्टीम एयर मिक्सर सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टीम कंडेंस, और यहीं से हम लोग एयर एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस को हम लोग रिलीज कर देते हैं थ्रू द वैक्यूम पंप। अगर आपका वैक्यूम पंप है तो वैक्यूम पंप क्या करता है, आपका कंडेंसर से सक्शन लेता है और इससे आपका जो भी आपका एयर एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस उसको ये रिमूव कर देता है। इसको हटाना बहुत ही जरूरी क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड कि एयर जो होता है वो नॉन कंडक्टर्स होता है, तो इट रिड्यूसेस द हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी ऑफ द ट्यूब्स एंड साथ साथ इट डिटोरिएट द वैक्यूम इन द कंडेंसर, इसलिए हमको इसको हटाना होता है, ठीक है। और एक आपका
कंडेंसिंग जोन होता है। तो कंडेंसिंग जोन जो होता है कंडेंसर का, ये मेन पार्ट ऑफ द कंडेंसर्स होता है, वेयर द स्टीम एक्चुअली टर्न्स इनटू द वाटर, जहाँ पे आपका स्टीम एक्चुअली अपना हीट को रिलीज करता है और कन्वर्ट इनटू द वाटर होता है। इसका जो मेन अगर इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिएगा फ्रेंड, ये आपका लार्जेस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कंडेंसर होता है, जहाँ पे आपका जो स्टीम एलपी टर्बाइन का स्टीम जो होता है, जब वहाँ से एग्जॉस्ट स्टीम आपका इस पोर्शन में फ्लो करता है। कोल्ड कूलिंग वाटर फ्लो इनसाइड द ट्यूब्स के अंदर आपका CW कोल्ड CW वाटर फ्लो करता है। स्टीम अपना हीट जो होता है लूज करता है, और ये हीट कौन लेता है, आपका कोल्ड CW वाटर लेता है। स्टीम जो अपना हीट रिलीज करता है तो ये वाटर में कन्वर्ट होता है, कंडेंस्ड हो जाता है, और ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है, हॉट वेल में स्टोर हो जाता है, और हॉट वेल से फिर आपको सी पे तो इसको पंप करते हैं, फिर इसको हम लोग रीयूज करते हैं। और आपका जो कोल्ड हॉट वाटर होता है, जब स्टीम का वो हीट टेक करता है तो ये हॉट CW वाटर बन जाता है, और ये हॉट CW वाटर जो होता है फिर से उसको कूल करने के लिए ये आपका कूलिंग टावर में जाता है, जहाँ से अपना ये हीट को रिलीज करता है, और फिर से हम लोग फर्दर इसको कंडेंसर में आता है। तो कंडेंसिंग जोन जो होता है वह मेन पार्ट ऑफ द कंडेंसर्स होता है। कूलिंग टावर जो होता है इज ए लार्ज हाइपरबोलिक शेप। अब देखते हैं फ्रेंड, हाइपरबोलिक शेप का रहता है। अब इस प्रकार का आपका कूलिंग टावर का शेप रहेगा। अब कूलिंग टावर का जो फ्रेंड शेप देखते होंगे कुछ इस टाइप का शेप रहता है। तो ये आपका लार्ज स्ट्रक्चर्स होता है, hyperbolic shaped structure that uses the buoyancy of hot humid air to create natural air flow, eliminating the need for mechanical fans। इसमें कोई भी आपका मैकेनिकल फैंस नहीं रहता है। NDCT का हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रकार से ये हॉट कूलिंग वाटर को ये कोल्ड करता है। फ्रेंड आपका ये NDCT है, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। इसका मेन हम लोग कंपोनेंट्स अगर देखें तो जनरली आपका अगर 210 मेगावाट का अगर प्लांट है, जनरली इसका हाइट 120 मीटर के आसपास होता है। अगर 500 मेगावाट का अगर पावर प्लांट है तो वह 150 से 175 मीटर के आसपास इसका हाइट होता है। जैसे जैसे आपका मेगावाट का कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, थर्मल पावर प्लांट का कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसका हाइट थोड़ा बहुत इंक्रीज होता हो जाता है। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा फ्रेंड कि आपका ये हाइपरबोलिक शेप का रहता है, और बीच में आपका थ्रॉटल जोन रहता है, और थ्रॉटल जोन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इसमें देखिए फ्रेंड, सबसे टॉप में आपको ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स होता है। इसके नीचे आपका यहाँ पे आपका हॉट वाटर आता है। हॉट वाटर का जनरली जो हाइट रहता है, जहाँ पे आपका हॉट CW वाटर आता है पाइप के थ्रू, और वहाँ पे आपका जनरली आप देखिएगा प्रैक्टिकल केस में जो आपका CW का जो वाटर आता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पाइप होता है, और दोनों पाइप आपका कूलिंग टावर के एक सर्टेन हाइट तक जाता है। जनरली ये 13 से 14 मीटर ऊपर हाइट जाता है, और जहाँ पे आपका एक चैनल्स बना रहता है, और उसी चैनल से आपका बहुत सारा पाइप्स कनेक्टेड रहता है, और उस पाइप में आपका ढेर सारा पाइप्स कनेक्टेड रहता है। कहीं कहीं तो एक रिंग बना देता है, और रिंग में आपका बहुत सारा पाइप्स कनेक्टेड रहता है। इस प्रकार का आपका रिंग्स बनाते हैं। तो CW वाटर यहाँ पे आएगा, और ये आपका इस रिंग्स में इस प्रकार से रिंग्स बना देगा, और यहीं पे आपका पाइप्स, बहुत सारा पाइप्स निकाल देगा। इस तरह से बहुत सारा पाइप्स निकाल देगा, और इसी पाइप में आपका नोजल्स रहता है। सारे पाइप में आपका नोजल्स रहता है और स्प्रे करने के लिए। ठीक है, तो ये आप इसका जो डेली जो हाइट रहता है वो आपका 13 से 14 मीटर हाइट रहता है। वाटर यहाँ पे स्प्रे रहता है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके नीचे आपका फिल्म्स रहता है, बहुत सारा फिल्म्स रहता है, जहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाता है, वाटर को ड्रॉपलेट्स में, थिन फिल्म ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो और प्रॉपर उसका कूलिंग हो सके। हम लोग डिटेल्स इसका देखेंगे। ये आपका एक फिल्म्स रहता है, और नीचे में आपका एयर सक करने के लिए आपका एट द बेस ऑफ द कूलिंग टावर आपका लूवर्स रहता है, LOUVERS लूवर्स रहता है, जिससे आपका एयर इंटर करता है, और ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और नीचे में आपका बेसिन रहता है, जहाँ पे आपका ये जो हॉट CW जो कूल होके आपका नीचे में स्टोर होता है। फिर यहाँ से कोल्ड वाटर जो होता है वो आपका चैनल्स के थ्रू फीड पूल में आता है। फीड पूल में आने के बाद फिर आपका CW
इसको जो है सक्शन करके फिर आपको कंडेंसर में भेजता है। तो इसका जो मेन कंपोनेंट्स फ्रेंड आपका क्या है, आपका ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, यहाँ पर आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या आपका कूलिंग सिस्टम जिसको हम लोग फील्ड फिल्म्स कहते हैं, जहाँ पे आपका वाटर को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर आपका नीचे में आपका एयर लूवर्स आता है, जहाँ पे एयर आपका इंटर्स करता है, नीचे आपका बेसिन्स होता है। तो पहले हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स देखते हैं, फिर इसका डिटेल्स में सारा कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले देखिए आपका क्या होता है। सबसे पहले आपका हॉट वाटर एंट्री। हॉट वाटर एंट्री क्या है कि आपका कूलिंग टावर में जो हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो आपका डेली 13 से 14 मीटर हाइट पे रहता है। तो एट फर्स्ट क्या होता है, जब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपका हॉट वाटर फ्रॉम द कंडेंसर, कंडेंसर से आपका हॉट CW वाटर इंटर करता है कूलिंग टावर में थ्रू द पाइप। आपका पाइप्स रहता है, कूलिंग टावर का पाइप्स होता है, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो क्या होता है कि आपका फर्स्ट हाफ सेक्शन के लिए एक पाइप रहता है, दूसरे हाफ सेक्शन के लिए अलग पाइप रहता है। यहाँ पे आपका इनलेट वाल्व लगा देता है। तो दो पाइप का क्या है कि आपका ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो वाटर का, इसलिए इसको क्योंकि ये तो काफी जो डाई इसका बहुत बड़ा रहता है। आप देखिएगा इसका जो डाई जो होता है फ्रेंड्स, जनरली आपका 70 से 80 मीटर के आसपास का डाई रहता है, कहीं 100 मीटर का भी डाई रहता है। तो आपको क्या होता है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो जाए, उसके लिए आपका CW जो आता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। और एक और मेंटेनेंस पर्पस के लिए भी इसका यूज होता है। मान लीजिए कि आपको हाफ सेक्शन में काम करना हो, आपका जैसे फिल्म हो, इसका हाफ सेक्शन में अगर आपको काम करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ सेक्शन को हम लोग परमिट में दे सकते हैं। क्या होता है, एक पार्ट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, सिर्फ हाफ पोर्शन को ही हम लोग सर्विस में रखते हैं। तो वहाँ पे आपको मेंटेनेंस पर्पस के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका CW कंडेंसर से जो CW वाटर आता है वो आपका सबसे पहले कहाँ पे इंटर करता है, कूलिंग टावर में इंटर करता है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड, इनकमिंग वार्म वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द स्प्रे नोजल इनसाइड द टावर। The spray nozzle spray the warm water evenly over the entire field. क्या होता है फ्रेंड कि जब आपका वार्म वाटर जब आपका यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड कि एक आपका ट्यूब्स रहता है और कहीं कहीं आपका चैनल्स बना देता है। और इसी चैनल्स में क्या होता है कि आपका बहुत सारा पाइप्स कनेक्टेड रहता है, और इसी पाइप में आपका बहुत सारा नोजल्स रहता है, स्प्रे नोजल्स रहता है। तो जब आपका हॉट वाटर यहाँ पे एंटर करता है तो सारे पाइप में ये आपका फ्लो करता है, और यहाँ से स्प्रे के थ्रू आपका वाटर का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहाँ पे, फिल्म से। मतलब आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे आपका क्या होता है, फिल्म्स रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि फ्लो थ्रू फिल्म, स्प्रे के थ्रू वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये वाटर जो होता है फ्लो डाउनवर्ड थ्रू द फिल्म्स एंड व्हाइल द एयर पासेस अपवर्ड। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है फील्ड फिल्म्स का, कि आपका वाटर फ्लो डाउनवर्ड थ्रू द फील्ड फिल्म्स। ये फिल्म्स का क्या काम होता है, ये जो आपका फिल्म्स है या स्प्लैश फिल्म है, इसका मेन काम क्या होता है कि ये जो वाटर को आपका ड्रॉपलेट्स या थीन फिल्म में कन्वर्ट कर देता है। इधर आपका वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है या थीन फिल्म में कन्वर्ट करता है। स्प्लैश फिल्म अगर आप यूज करते हैं तो ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है, और अगर आप फिल्म का यूज करते हैं तो ये आपको थीन फिल्म में ये कन्वर्ट कर देता है। और ये जनरली इसका जो डेप्थ जो होता है ये आपका 10 मीटर के आसपास होता है डेप्थ। ठीक है, ये आपका 10 मीटर तक वाटर का डेप्थ होता है। तो वाटर जो होता है फ्लो डाउनवर्ड थ्रू द फिल्म एंड आपका जो एयर है वो फ्लो अपवर्ड होता है। यहाँ पे आपका फील्ड में जो आपका फील्ड है, इस फील्ड में आपका वाटर तो डाउनवर्ड फ्लो होता है बट एयर आपका अपवर्ड फ्लो होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि इट कन्वर्ट द वाटर इनटू द थिन फिल्म और वाटर ड्रॉपलेट। यानी हम लोग दो प्रकार का फील्ड यूज करते हैं, एक स्प्लैश फील्ड होता है और एक आपका फिल्म फील्ड होता है। अगर आप स्प्लैश फील्ड का यूज करते हैं तो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, और अगर आप फील्ड का यूज करते हैं तो ये थीन फिल्म में कन्वर्ट करता है। इससे क्या होता है कि आपका वाटर का जो सरफेस एरिया फॉर द हीट ट्रांसफर है वो आपका इंक्रीज हो जाता है।
कि आपका एयर इंटर फ्रॉम बॉटम। देखिए एट द बेस ऑफ द कूलिंग टावर देयर आर लूवर्स रहता है, देखेंगे फ्रेंड आप इस टाइप का लूवर्स रहता है। ये आपका एयर जो होता है इसके थ्रू आपका इंटर करता है। तो कूल एटमॉस्फेरिक एयर इंटर्स इन द टावर थ्रू द एयर इनलेट लूवर एट द बॉटम ऑफ द टावर। आपका टावर जो कूलिंग टावर के बेस में आपका बहुत सारा लूवर्स रहता है जिसके थ्रू आपका कूल एटमॉस्फेरिक एयर इंटर्स करता है। एंड ये जो आपका एयर जो होता है वो फ्लो अपवर्ड इन द टावर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वाटर। वाटर आपका इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो एयर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो आपका एयर जैसे यहाँ पे बेस से एयर आपका एंटर करता है और ये आपका डायरेक्शन इस प्रकार से एयर का फ्लो होता है। देखिए एयर इज ड्रॉन इन थ्रू द एयर इनलेट लूवर्स प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द टावर्स। आपका टावर्स के बेस में आपका एयर इनलेट लूवर्स रहता है जिसके थ्रू आपका कोल्ड एयर जो होता है इधर से आपका इंटोर्स करता है। एंड इट ट्रेवल अपवर्ड थ्रू द टावर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वाटर फ्लो। वाटर का जो डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और एयर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। मेरे फ्रेंड आपका हीट ट्रांसफर एंड इवापोरेशन बड़ा मजेदार चीज। देखिए आपका वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एयर आपका एट द बेस ऑफ द टावर आपका एंटर किया है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपका देखिए फिल्म जो है फिल्म में आपका वाटर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एयर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपका हॉट वाटर और कोल्ड एयर गेट फिजिकल कांटेक्ट। तो यहाँ पे आपका फिल्म में क्या हो जाता है कि हॉट CW वाटर एंड कोल्ड एयर के बीच फिजिकल कांटेक्ट होता है और हीट ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट। और वहीं पे आपका हीट ट्रांसफर प्रोसेस होता है। क्या होता है कि आपका इस फील्ड में एयर आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है, आपका वाटर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एयर आपका अपर डायरेक्शन में मूव करता है और आपका एयर क्या करता है, आपका एयर कोल्ड है तो इट टेक्स द हीट फ्रॉम द हॉट वाटर से हीट लेता है और उसका टेम्परेचर खुद का इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे आपका दो मेथड है कूलिंग का। देखिए फ्रेंड, एक आपका हीट ट्रांसफर प्रोसेस है, एक आपका इवैपोरेशन है। हीट ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि आपका जब कोल्ड एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द हॉट CW वाटर क्या हो जाता है, वहां पे आपका हीट ट्रांसफर प्रोसेस होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ द वाटर इज इवैपोरेटेड। कुछ अमाउंट ऑफ द वाटर जो होता है वो इवैपोरेट हो जाता है which causes the temperature of the remaining water to be cooled। जब कुछ पोर्शन जो होता है वाटर का आपका इवैपोरेट हो जाता है तो रिमेनिंग जो वाटर है वह आपका टू बी कूल्ड हो जाता है, जिसको हम लोग इवैपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। ठीक है, तो दो मेथड से यहाँ पे आपका हीट ट्रांसफर होता है। एक आपका हीट ट्रांसफर है फ्रॉम द हॉट CW से कोल्ड एयर के बीच हीट ट्रांसफर होता है और साथ ही साथ यहाँ पे इवैपोरेटिव कूलिंग होता है, मतलब कि some portion of the water is converted into the steam which causes the remaining water to be cooled। क्या करता है कि आपका जो रिमेनिंग वाटर का हीट जो होता है वो कुछ पोर्शन ऑफ द वाटर ले लेता है और वो वाटर इवैपोरेट हो जाता है। आप देखते होंगे कि कूलिंग टावर के टॉप में आपको वेपर बना रहता है, दिस इज द इवैपोरेशन। तो इवैपोरेशन में क्या होता है कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द हीट आपका रिलीज हो जाता है, तो कुछ वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और मैक्सिमम वाटर का टेम्परेचर आपका रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि आपका CW का वाटर जो होता है वह CW का टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद आपका नेचुरल ड्राफ्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपका हीट ट्रांसफर हो गया, आपका जो कोल्ड एयर आपका क्या बन गया, वार्म एयर बन गया या हॉट एयर बन गया। देखिए नेचुरल ड्राफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी फैन लगा नहीं रहता है। जैसे आपका मैकेनिकल ड्राफ्ट में क्या सीटी फैन लगा रहता है टॉप ऑफ द टावर, जो कि आपका एयर सर्कुलेशन में हेल्प करता है। बट यहाँ पे आपका कोई भी मैकेनिकल फैन नहीं रहता, यहाँ पे एयर का जो फ्लो होता है वो नेचुरल फ्लो होता है। देखिए वो कैसे नेचुरल फ्लो होता है। देखिए हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि आपका जब कोल्ड एयर है, जब ये आपका फील्ड से फ्लो अपवर्ड कर रहा था
तो इट टेक्स द हीट फ्रॉम द हॉट CW वाटर, हॉट CW से अपना हीट ट्रांसफर लिया था और ये क्या बन गया था आपका, वार्म एयर बन गया था, वार्म एयर बन गया। जब आपका फील्ड से जब कोल्ड एयर फ्लो कर रहा था तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ और ये क्या हो गया, कोल्ड एयर आपका वार्म एयर बन गया। तो एज द कोल्ड एयर फ्लो थ्रू द फील्ड इट बिकम्स वार्म एयर एंड एज यू नो दैट जब आप एयर को हीट करते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इससे इसका डेंसिटी आपका डिक्रीज होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आपका वार्म एयर जो होता है वो लेस डेंस होता है एज कंपेयर टू द कोल्ड एयर। कोल्ड एयर के कंपैरिजन में आपका वार्म एयर जो होता है वो लेस डेंस होता है, सो इट विल राइज अबव द कोल्ड एयर ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। आपका कोल्ड एयर नीचे रहता है, इसके ऊपर में आपका हॉट एयर, क्योंकि हॉट एयर हल्का हो जाता है, डेंस लेस डेंस मतलब क्या होता है, हल्का, कि आपका ऊपर में फ्लो करता है। तो द प्रोसेस ऑफ वार्म एयर एंड द कोल्ड एयर सेपरेटिंग बेस्ड अपॉन द डेंसिटी डिफरेंस इज नोन एज द स्टेक इफेक्ट। तो स्टेक इफेक्ट यहाँ पे होता है। स्टेक इफेक्ट मतलब क्या होता है कि आपका द प्रोसेस ऑफ separating of cold air and the warm air based upon the density difference is known as the stake effect। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका टॉप में आपका यहाँ पे वार्म एयर मूव कर रहा है। मैं आपको फ्रेंड बताऊंगा यहाँ पे थ्रॉटल से क्या होता है कि और इसको वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वार्म एयर आपका ऊपर की ओर और फ्लो करता है। जब वार्म एयर ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो ये क्या होता है, क्योंकि इसका डेंसिटी आपका कम है और बाहर में आपका कोल्ड एयर है जिसका डेंसिटी ज्यादा है, तो ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस between the warm air inside the tower and the cold air outside the tower means atmosphere, so it draw the more cold air from the base of the tower। यहाँ से क्या करता है, जैसे ही वार्म एयर आपका ऊपर की तरफ मूव करता है और यहाँ से एग्जिटिंग करता है एटमॉस्फेयर में, तो इट ड्रॉ द कोल्ड एयर एट द बेस ऑफ द टावर। आपका नेचुरली क्या करता है यहाँ पे, जो कि आपका डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या होता है कि यहाँ पे आपका वार्म एयर जैसे ही ऊपर की तरफ मूव किया तो यहाँ पे आपका कोल्ड एयर इंटर कर जाता है और यहाँ पे नेचुरली आपका फ्लो होता रहता है। इसके लिए कोई यहाँ पे फैन नहीं लगा हुआ, नेचुरल एयर का सर्कुलेशन हो रहा है। अगर फ्रेंड समझ में कि आपका जैसे यहाँ पे फील्ड है, फील्ड में जैसे आपका कोल्ड एयर इंटर करता है तो आपका वार्म हो जाता है, वार्म एयर का डेंसिटी आपका कम होता है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। तो आपका क्या होता है कि जो आपका हॉट एयर या वार्म एयर जो होता है वो फ्लो अप करता है एबव द कोल्ड एयर, कोल्ड एयर के ऊपर आपका फ्लो करता है, क्योंकि उसका लेस डेंस है, हल्का होता है, ये ऊपर की तरफ फ्लो करने लगता है। जैसे ही ऊपर की तरफ फ्लो करता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका थ्रॉटलिंग एक्शन भी होता है, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है, तो आपका यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर डिक्रीज होता है। इस कारण से क्या होता है, जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपका ये ऑटोमेटिक आपका कोल्ड एयर जो होता है वह टावर के अंदर एट द बेस में आपका इंटर हो जाता है और इस प्रकार से आपका ये सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई आपका मैकेनिकल एक्सटर्नल फैन का जरूरत नहीं पड़ता, ये नेचुरल आपका एयर का यहाँ पे सर्कुलेशन होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए कि the air flow due to the pressure heat caused by density difference due to temperature difference। यहाँ पे आपका कोल्ड एयर का टेम्परेचर कम है और जो कूलिंग टावर के अंदर जो आपका एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है कि आपका डेंसिटी डिफरेंस हो जाता है। कोल्ड एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है, वार्म एयर का डेंसिटी आपका कम होता है, तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या होता है आपका एक प्रेशर हेड जनरेट हो जाता है। वो प्रेशर हेड जो होता है वह रो जीरो माइनस रो वन इंटू जी एच, जहां पर रो जीरो मीन्स डेंसिटी ऑफ द एम्बिएंट एयर होता है, रो वन मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द एयर इनसाइड द कूलिंग टावर जो कि वार्म एयर का डेंसिटी होता है, जी मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और एच मतलब हाइट ऑफ द कूलिंग टावर एबव द फील्ड, फील्ड के ऊपर कितना इसका हाइट है। तो फ्रेंड एज यू नो दैट देयर इज ए लेस प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वार्म एयर एंड द कोल्ड एयर। कोल्ड एयर एंड वार्म एयर के बीच जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपका प्रेशर डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा आपका नेचुरल सर्कुलेशन होता है।
बट क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि आपको ये डिपेंड करता है जी पे या एच पे, जो हाइट ऑफ द टावर्स, कूलिंग टावर एबव द फील्ड, फील्ड के ऊपर आपका कूलिंग टावर का कितना हाइट है, उस पे आपका एक्चुअल में प्रेशर डिफरेंस डिपेंड करता है। तो आपका एच का हाइट ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका नेचुरल सर्कुलेशन होगा। तो आपको बहुत ज्यादा हाइट नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ये मटेरियल कॉस्ट भी कांस्टेंट आता है। तो एक आपका ऑप्टिमम कूलिंग टावर का हाइट होना चाहिए, जिससे कि आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो बिटवीन द कोल्ड एयर एंड द वार्म एयर, ताकि आपका एयर का प्रॉपर एक नेचुरल सर्कुलेशन हो सके। तो फ्रेंड ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट मतलब होता है नेम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का नाम है। अब फ्रेंड कूलिंग टावर के टॉप में आप लार्ज प्लम ऑफ वाइट मॉइस्चर आप देखते होंगे, जो कि टावर में आपको वाइट मॉइस्चर जो आपको वेपर टाइप दिखता होगा, दिस इज द मॉइस्चर, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट क्या है? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, और जितना आप लॉस कर रहे हैं उतना आपको मेकअप करना पड़ता है। आपका CW मेकअप पंप चला के आपको फिटफुल बेसिन लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। इससे क्या होता है? आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का यूज करके हम लोग उस वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव हो रहा है, आपका एयर जो एयर एग्जिटिंग कर रहा है उसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, ताकि आपका फाइनेंशियल लॉसेस कम हो सके एंड रिड्यूस द ऑपरेटिंग रनिंग कॉस्ट। जो ऑपरेटिंग रनिंग कॉस्ट को भी हम लोग इससे रिड्यूस कर लेते हैं। वाटर आपका ड्रिफ्ट एलिमिनेटर में क्या रहता है? आपका पैरेलल ब्लेड्स आर अरेंज्ड ऑन द एयर डिस्चार्ज साइड ऑफ द टावर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा जिग जैग पाथ रहता है। जरा समझिए सिंपल क्या है कि जिग जैग पाथ है, और इसी जिग जैग पाथ से आपको एयर मूव करता है। तो एयर जब आपका फिल्म से गुजरता है तो कुछ एयर के साथ वाटर ड्रॉपलेट भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और जब एयर प्लस वाटर जब ड्रिफ्ट एलिमिनेटर में आता है तो वहां पर आपको जिग जैग पाथ है। जिग जैग पाथ मतलब क्या होता है कि आपको बहुत सारा डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, फ्लो पाथ का डायरेक्शन आपको चेंज करना पड़ता है। तो एयर क्या होता है, उस डायरेक्शन को इजीली आपको पास आउट हो जाता है, आसानी से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है फ्लो डायरेक्शन को। लेकिन वाटर चूंकि हैवी होता है एयर के कंपेयर में, तो वाटर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता है। तो यहाँ ड्रिफ्ट एलिमिनेटर से क्या होता है कि ड्यू टू द जिगजैग पाथ आपका वाटर क्या हो जाता है, वो आपका ड्रिफ्ट एलिमिनेटर के पास ही रह जाता है, निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि इतना सारा डायरेक्शन को उसको चेंज करना पड़ता है कि ये आसानी से डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर पाता है। जबकि एयर आपका डायरेक्शन चेंज कर लेता है, आसानी से जिगजैग पाथ हो जाता है। जैसे आपको ड्रम में फ्रेंड याद होगा कि आपका जो स्टीम सेपरेटर होता है, कि स्टीम और वाटर का मॉइस्चर जब स्टीम सेपरेटर में जाता है तो वाटर जिगजैग पाथ के कारण डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता है, और वो सेपरेट हो जाता है स्टीम से, और स्टीम आसानी से आपका निकल जाता है। वही चीज है। तो यहाँ आपका एयर तो निकल गया यहाँ से, बट वाटर जो यहाँ पे स्टोर हुआ ये आपका ब्रिंग बैक टू द फील्ड, और वहां से फील्ड से आपको बैक टू बेसिन में आ जाता है। तो यहाँ जो वाटर लॉसेस को ये रिड्यूस कर देता है। आपका लास्ट में क्या है, कोल्ड वाटर कलेक्शन। आपका जो यहाँ पे जो हॉट वाटर फील्ड में आता है, ये अपना हीट ट्रांसफर करता है एयर को, और ड्यू टू द इवेपोरेटिव कूलिंग ये कोल्ड बन जाता है। कोल्ड वाटर क्या होता है, आपका बेसिन में स्टोर हो जाता है, एंड इट इज अगेन सेंड टू द सिस्टम फॉर द यूज। यहाँ से आपका कोल्ड वाटर आपका फीड पूल में आता है, फिर से आपका CW सक्शन करता है, फिर से आपका कंडेंसर में आता है, कंडेंसर में ये हीट लेता है, हॉट CW बनता है, फिर आपका कूलिंग टावर में आता है, फिर यहाँ से कूलिंग होता है। तो इस प्रकार से क्लोज साइकिल में आपका ये काम करता है।